तो ये आपका क्वेश्चन है जी, पेपर है मई जून 21-12 का। मई जून 21-12 इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैं रिवर्स क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला एमसीक्यूज नंबर 30 हम करेंगे एएस अकाउंटिंग में। एमसीक्यूज का मई जून 21-12 का वेरिएंट है। व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज टू ए बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। यानी बजट्स बना के कौन सा ऐसी चीज है जो एडवांटेज नहीं है। दे कैन मोटिवेट मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। यस, बजट्स डू मोटिवेट मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। दे इंश्योर दैट द बिजनेस विल नॉट मेक लॉस। They facilitate coordination and communication. Yes. They provide a measure for evaluating performance. Yes. इसका आंसर क्या है बेटा? बी। They ensure that the business will not make loss. ये इंश्योर तो नहीं करते, बजट पे टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को उनके साथ। ये इंश्योर नहीं करते कि आपको लॉस नहीं होगा। बिजनेस मेक्स एंड सेल्स a single product. It has a selling price of 100 and a contribution per unit of 40. अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा आपका 40 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? वो 60 है। When output is 500 unit, the business makes a profit of 2000. अगर आउटपुट आपकी 500 है तो बिजनेस को 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब जरा हम निकालते हैं कि 500 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन कितना आता है बेटा। 500 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा कितने से? 40 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 20,000। इसमें से आपको पता है कि हम लेस कर देते हैं, क्या बना? फिक्स कॉस्ट यानी कितनी है, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? प्रॉफिट। वो कहता है कि 500 यूनिट जब आप बेचते हैं ना तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो 2000 है। फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी होगी? इसका मतलब है 18,000। अच्छा, अब अगर 500 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट आपकी 18,000 है तो अब यूनिट जितने मर्जी इंक्रीज कर लें फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। हाउ मेनी यूनिट्स विल नीड टू बी मेड एंड सोल्ड फॉर द प्रॉफिट टू बी अनचेंज। वो कहता है कि कितने यूनिट्स हम बेचें, बनाएं या बेचें, जो भी कह लें आप, फॉर द प्रॉफिट टू बी अनचेंज, कि आपका प्रॉफिट जो है वो वही रहे, जबकि आपकी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय $4 पर यूनिट। मटेरियल प्राइस आपकी जो है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, $4 से इंक्रीज कर दे। बेटा अगर मटेरियल प्राइस आपकी $4 से इंक्रीज करेगी तो याद रखिएगा आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट 4 से बढ़ के 64 हो जाएगी। तो 100 में से सेलिंग प्राइस में से अब आप माइनस करेंगे 64, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आ जाएगा 50, क्या कहते हैं, 36 का। अब आपको कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए अगर आप 2000 का प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं? योर कंट्रीब्यूशन विल रिमेन द सेम, दैट हैज टू बी 20,000। क्यों सर? क्योंकि 2000 का प्रॉफिट हम चाह रहे हैं, अब भी फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो 18,000 ही है, तो 2000 प्लस 18,000, योर टोटल कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 20,000, बट योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब कितना हो गया? 36। उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 556। डी इज गोइंग टू बी द आंसर। हाउ मेनी यूनिट्स विल नीड टू बी मेड एंड सोल्ड, दैट इज गोइंग टू बी 556। हम 556 यूनिट्स बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट उतना ही आ जाएगा। कैसे निकाला सर? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपका आंसर है। आगे देखते हैं जी, अच्छा सवाल था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए मंथ। सेलिंग प्राइस दी हुई है और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगेन द वेरिएबल कॉस्ट इज 70 फॉर दिस क्वेश्चन। और वो कहता है टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख है and budgeted sales were 5,000 units. The directors think that if they reduce the unit selling price to $95, sales will increase to 6,500 units a month. अभी आप कितने यूनिट्स बेटा बेच रहे हैं? 5,000। अब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी? जब आप 6,500 यूनिट्स बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस आपकी 95 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट में तो चेंज नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉस्ट तो 70 ही है। 100 माइनस 30, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 हो जाएगा। Sales will increase 60. What would be the increase in profit as a result of this? तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है टोटल में चेंज नहीं होती। 25 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। यूनिट्स कितने हैं? 6,500 इंटू 25। टोटल कंट्रीब्यूशन इज 162,500। इसमें से माइनस कर देंगे आप जो 1 लाख है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा एज ए रिजल्ट। एक दफा जरा दोबारा इसको देख लेते हैं हम। कहता है बजटेड सेल्स अगर 5,000 है और फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख है। डायरेक्टर्स थिंक दैट इफ दे रिड्यूस द यूनिट सेलिंग प्राइस टू 95,
अगर आप यूनिट सेलिंग प्राइस अपनी डिक्रीज कर दें 95 आप कर दें, तो आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स विल इंक्रीज टू 65 यूनिट्स अ मंथ। सेल्स आपकी बढ़ के हो जाएंगी 6500 यूनिट्स। ओके, तो व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस? प्रॉफिट में इजाफा क्या हो रहा है, वो ये पूछ रहे हैं। बेटा उसके लिए आपको पिछला प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये मसला है। तो पिछले प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन आपका कितना है बेटा? 30। तो 5000 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,50,000 आ जाएगा। उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो 50,000 का आपका पहले प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कितना होगा? 6500 मल्टीप्लाई बाई 25 और माइनस 1 लाख, तो 62,000 का प्रॉफिट, 62,500 का, यानी प्रॉफिट 62,500 है। पहले कितना था? 50,000। तो कितना इजाफा हो गया प्रॉफिट में? 12,500 का प्रॉफिट हमारा क्या कर गए? इंक्रीज कर गए 12,500 से। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर। आगे जी, a business manufactures 3 products, the following information was provided। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। That the direct labor is in short supply, all direct labor is paid at the same hourly rate। डायरेक्ट लेबर जो है वो सेम आर्ली रेट पर पे किया जाता है, यानी जो उसकी अमाउंट दी हुई है वही उसका आर्ली रेट है। विच ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? बेटा क्या करेंगे हम? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर पर यूनिट के साथ। क्योंकि आर्ली रेट हम सपोज कर लें 1 है, अगर सबका 1 1 1 है तो डायरेक्ट लेबर 1 ही आ जाएगी, 115 ही आ जाएगी। तो 175 को बेटा मैं डिवाइड करूंगा, ये फॉर्मूला होता है ना लिमिटिंग फैक्टर का, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आप निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। 175 डिवाइडेड बाय 115, ये आपका आ जाएगा 1.52। इसका जो है आपका निकल रहा है 1.52। दूसरे का देखते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 155 है, डिवाइडेड बाय लेबर पर यूनिट 95 है, तो वो आपका आता है 1.63, यानी उसका ज्यादा है। तीसरे का देखते हैं, 60 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 190 है, वो आपका आ रहा है जी 0.31। ये सबसे लास्ट में आ रहा है। तो y पहले बनाएंगे आप बेटा, उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, फिर आप x बनाएंगे और फिर z बनाएंगे। y, x और z, c इज गोइंग टू बी द आंसर अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। पहले हम बनाएंगे y, फिर हम बनाएंगे x और फिर हम बनाएंगे z। ये मैंने वो सॉल्व करके दिखा दिया। आगे देखते हैं 26, हाउ इज ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेटेड? अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों ने काफी गलती की थी। बच्चों ने एज्यूम कर लिया कि ब्रेक इवन रेवेन्यू जो आप इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू पूछ रहे हैं। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? डू यू थिंक दैट द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? नो, दैट इज रॉन्ग। फॉर्मूला विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के हिसाब से फाइंड करने का, सवाल को सॉल्व करने का। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के हिसाब से सवाल सॉल्व होगा। आगे देखते हैं जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, लेकिन उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछा। जब परसेंटेज में आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है जरा चेंज। वो क्या हो जाता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। पहले तो ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेंगे आपको, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेक इवन चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या बनेगा इस सवाल में अगर हम निकालना चाहें तो? फिक्स कॉस्ट 1,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, 1,80,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 36। ये सेल्स कमीशन पर यूनिट भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये माइनस होगी क्योंकि ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है कंट्रीब्यूशन में, तो वो आपका आ जाएगा 16। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 आपका आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स 11,1,250। अब देखिए आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 11,1,250 divided by actual sales multiplied by 100, you will get the answer of margin of safety in percentage।
ये आपका आ जाएगा 37.5%. तो A is going to be the answer for this question. 17.5% is going to be the answer. अभी कहते हैं जी, the following information is provided about 1 unit of a product. तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, कंट्रीब्यूशन भी दी हुई है, प्रॉफिट भी है. सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $10. कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड. व्हाट विल बी द चेंज इन द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो? तो ये मैं पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमारी बेटा क्या थी? दैट वाज 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू 40%. पहले हमारी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%. अब कितनी हो जाएगी जब आपका जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी, तो सेल्स आपकी 110 हो जाएगी, जबकि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहनी है. तो ये आपका आ जाएगा 50/110 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 45.5%. तो कितने से बढ़ गई आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो? इंक्रीज कर जाएगी 5.5 से, या 5.45 से भी आप कह सकते हैं. तो 5.45 से आपकी इंक्रीज कर जाएगी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. 5.45% इंक्रीज जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का. 24. आगे देखते हैं जी. ये आपको पता है, आसान है, आप पहले सॉल्व करते रहे हैं. बिजनेस एब्सॉर्ब इट ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. तो पहले बजटेड ओवरहेड्स को 9 लाख को डिवाइड कर देंगे आप 16,000 से. आपका ओआर आ जाएगा, उसको 6200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी. उसे आप एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट के साथ कंपेयर कर देंगे. 150 इंटू 6200, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट 9,30,000 आती है, और एक्चुअल ओवरहेड 9,60,000 है. 30,000 अंडर एब्सॉर्ब आ जाएगा आपका. बी इज गोइंग टू बी द आंसर, 30,000 अंडर एब्सॉर्ब. A business uses absorption costing but will be included in cost of sales. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आंसर बताएं. absorption costing में क्या चीजें आती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर? एक तो आएगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आएगी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि absorption costing takes into account fixed cost also in the production cost में शामिल होती है. बी आंसर है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. An employee is paid 20 an hour basic pay for working 7 hours. Overtime is paid at the rate of time and a quarter basic pay plus 25%. A bonus is also paid at the rate of time and a half basic pay plus 50% for each unit produced in excess of 8 units per day. तो वो कहता है कि on Monday employee work 10 hours. तो 7 hours के हिसाब से इसको जो पेमेंट हो रही है वो 20 के हिसाब से होगी बेटा. That will be 140. 3 hour जो एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है, उस पर ओवर टाइम उसको मिलेगा 25% एक्स्ट्रा, यानी वो उसको मिलेगा 25 के हिसाब से. वो उसकी पे बनेगी 75. और क्योंकि वो यूनिट्स 8 से ऊपर अगर बना रहा है, तो 8 से ऊपर यूनिट बना रहा है वो कितने 2, तो 2 यूनिट्स पर उसको 50% बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी 20 की जगह $30 के हिसाब से उसको पेमेंट होगी. वो आपका आ जाएगा 60. इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा. दैट इज जो भी आपका निकल रहा है 275. डी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which statement are correct? Fixed cost per unit changes with the change in the level of production. One is right. क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में बेटा चेंज नहीं होती, पर यूनिट चेंज होती है. ठीक है. और दूसरा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. नो, ये गलत है. टोटल फिक्स कॉस्ट आर अनचेंज्ड विद इन अ गिवन रेंज ऑफ प्रोडक्शन. यस. तो 1 and 3 इज द आंसर. बी हमारा आंसर होगा. एक तो फिक्स पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है प्रोडक्शन के चेंज होने से, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती. 1 and 3 हमारा आंसर इसका आ जाएगा. फिर in 2019 a company non-current asset turnover ratio was 20,200 divided by 5,100, 3.96 है. During 2020 क्या हो रहा है हमारा? Net revenue was unchanged. Discount allowed increased by 400. Depreciation was 1,000 और purchase of non-current asset amounting to 1,300. तो आपका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स ओवर नॉन करंट एसेट्स. तो सेल्स तो वही रह रही है, लेकिन नॉन करंट एसेट में इजाफा हो रहा है
एक तो 5100 में से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगी, कि नेटबुक वैल्यू पे आती है ना ये, और जो इजाफा हो रहा है आपका नॉन करेंट एसेट में वो ऐड हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा 5400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3.74 और आंसर आ जाएगा टाइम्स डी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू अनचेंज है तो ऊपर वाली फिगर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फिगर फॉर टू कंपनीज आर शोन। एक्स की ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कम है, वाई की ज्यादा है। इट हैज हाई लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल देन एक्स। बेटा देखें, ट्रेड रिसीवेबल के ज्यादा होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है सेल्स भी बढ़ जाए, तो क्रेडिट सेल्स भी अगर बढ़ जाएगी तो ट्रेड रिसीवेबल के बढ़ने से रेशियो पर तो इफेक्ट नहीं आएगा। ये आंसर नहीं है। इट हैज हायर लिक्विडिटी देन एक्स, नहीं लिक्विडिटी कम है क्योंकि पैसे लेट मिल रहे हैं। इट इज लेस एफिशिएंट इन मैनेजिंग इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स देन एक्स, ये आंसर है कि वो एफिशिएंसी से अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट में इशू है, तो मैनेज सही नहीं कर पा रहे, तो सी आंसर आपका है। इसीलिए उसकी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो 55 है, कि वो ज्यादा 10 दिन ज्यादा ले रहा है एक्स के मुकाबले में ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने। ये फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी एंड्स ऑन 30 जून, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि जो पिछले साल का डिविडेंड होता है ना, वो हम इस साल पे करते हैं। पिछले साल का डिविडेंड होता है वो हम इस साल पे करते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पिछले साल का जो डिविडेंड होता है ना बेटा, वो हम अगले साल पे करते हैं। यानी लास्ट ईयर डिविडेंड इज सपोज टू बी पेड दिस ईयर। ये 12,000 का जो डिविडेंड है ना, ये हम इस साल पे करेंगे। तो 12,000 का ये हम पे कर रहे हैं, और इंटरम डिविडेंड 4300 ये भी पे कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 16,300। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेड के तौर पे आएगा 16,300। इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड नहीं आता, और बैलेंस शीट में भी डिविडेंड नहीं आता, क्योंकि हम प्रपोज डिविडेंड को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ 16,300 ही हमारे आंसर में लिखा जाएगा। फिर ये कहता है जी कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लिमिटेड कंपनीज इक्विटी वाज एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग टुक प्लेस। नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं अपवर्ड बाय 70,000, डिविडेंड पे कर रहे हैं 30,000 का, और डिबेंचर इशू हो रही है, प्रॉफिट 80,000 का। व्हाट वाज द टोटल इक्विटी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टोटल इक्विटी जो थी वो साल के स्टार्ट में जो है वो कितनी थी। साल के स्टार्ट में हमारी टोटल इक्विटी हमारे सामने नजर आ रही है, वो है 3,20,000। नॉन करंट एसेट जब बढ़ेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी 70,000 से बढ़ जाएगी। इंटरनल डिविडेंड पे करने की वजह से आपका इक्विटी 30,000 से डिक्रीज कर जाएगी, रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाएगी। और डिवेंचर का इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, 80,000 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 80,000 से भी आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। तो ये आपका आंसर इसका जो है वो निकल आएगा, यानी 3,20,000 प्लस 70,000, 4,40,000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीन को देखते हैं, विच स्टेटमेंट अप्लाई व्हेन ए बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज मेड बाय ए कंपनी। कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई होती है जब बोनस शेयर हम इशू होती है? इट विल बी मेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यही आंसर है इसका, वन ओनली, क्योंकि सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये दिए जाते हैं, प्रीमियम पर ये इशू नहीं होते, पार पे होते हैं, और ये मार्केट प्राइस से कम कीमत पर इशू नहीं किए जाते, ये फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। ये जो रियलाइजेशन का आपका है, रिजोल्यूशन का, ये आपके कोर्स में नहीं है, गुडविल भी आपके कोर्स में नहीं है। बाकी जो है वो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा अब करने की जरूरत नहीं है। L&M वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा हो गया था, आपको अगर याद होगा हमने डिस्कस किया था, 1/3 का प्रॉफिट उसका निकला था, तो हमने 18,000 में जो है वो उसका 3/2 निकाल के 27,000 प्लस 10,000, तो सी आंसर आया था 37,000 का। बाकी हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हम नहीं करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जिसमें जो 1/3 है हमारा, वो मैं पूरा ही सॉल्व कोशिश करूंगा कि करवा दूं आपको, और उसको भी हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले एंड वाले करेंगे 30 वाले, उसके बाद बाकी हम करेंगे, ताकि अगर मिस भी होने हो तो हमारे स्टार्ट वाले मिस हो जाए, एंड वाले हमारे जो है वो मिस ना हो। हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में कल से इसको इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि रिवर्स हम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये 21 के मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन में और करा लूंगा, 22 के भी,
मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि आपने 16 से 19 तक करने हैं वो करें। और कुछ क्वेश्चन है जो आपके कोर्स में नहीं है, वो आप मुझसे पूछते रहते हैं, उसमें रिवॉल्यूशन रिजर्व भी शामिल है। वो क्वेश्चन भी हमारे कोर्स का हिस्सा सच नहीं है। और ईशा शाबाश, आप मेहनत करें, थैंक यू वेरी मच। सब बच्चे बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह।